आप सभी को नमस्कार। सावन की बूंदें हैं, राजस्थान की धरती है और सावन का महीना है। ऐसे में शिव शंभू का श्रृंगार है। बस यही आलम चल रहा है पूरे देश में और विशेष रूप से हमारे राजस्थान में भी। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां बहुत ज़्यादा बारिश है और लोग थोड़े से परेशान हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश की बूंदें आती तो मात्र 2 या 3 महीने के लिए हैं। वो कहती हैं पहले थोड़ा हमसे भी मिल लीजिए, बाकी फिर अपना आनंद में समय बिताइए। तो अलबेलो राजस्थान में अब ऐसा ही वातावरण है। सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग पूरी बारिश में भीग चुके हैं। ऐसे में हम अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ की वैविध्यता, अगर हम इसमें बात करते आए हैं काफ़ी समय से, लेकिन आज हम अगर ये कहें कि राजस्थान से निकले, यहाँ की माटी से निकले कुछ शब्दों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यहाँ का जो साहित्य निकला है उसने गद्य में भी, पद्य में भी, कविताओं में भी और दोहों में भी अपनी बात पूरे विश्व से कही है। कई ऐसे नगीने हैं जिन्होंने इन शब्दों को रचा है। आज अलबेलो राजस्थान की इस मंच पर हम ऐसे ही मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज, और ये जो मेहमान आज हमारे इस अलबेलो राजस्थान में आए हैं, उन्होंने वैदिक दर्शन पर और वेदों पर बहुत अच्छा कार्य किया है। आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं अध्यक्ष वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड राजस्थान प्रोफेसर डॉक्टर गणेशीलाल जी सुथार का। प्रोफेसर साहब, अलबेलो राजस्थान में आप आए हैं और वैदिक संस्कृति में बहुत सारी बात होगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आपका कृतज्ञ। जी। आप जिस धरा से आए हैं, वहाँ पे जिन शब्दों को आपने उकेरा है, जिस तरह से आपने शब्दों का ज्ञान अपने विद्यार्थियों को दिया है, वो अतुलनीय है और अविश्वसनीय है, और ऐसे आपके प्रयास को हम प्रणाम करते हैं। कृतज्ञ हूँ आप। जी, आप आज इस मंच पर आए हैं तो हमें लगता है कि वैदिक संस्कृति के बारे में, वेदों के बारे में जो काफ़ी अछूता रह जाता है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, उस पर काफ़ी सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले तो वो हम चलते हैं आपके बचपन की ओर, क्योंकि आज आप जिस लंबे सफ़र को तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जानना चाहेंगे कि वो बहुत पुराना जो बचपन आपका रहा, वो समय कैसा था, आपका बचपन कैसा था। मंगल श्लोक बोल। जी जी। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्राक्कर्मोदयतो यस्य मिथिला देशे शरीरोदय श्री विश्वेशदयोदया च समभूत काश्यां सुविद्योदय राज्ञा प्रीत्युदयादभूज्जयपुरे संपत्ति भाग्योदय सिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरवे नित्यं प्रणामोदय। जी, अब बताएं आपके बचपन के बारे में। कैसा रहा बचपन, किस तरह से बड़े हुए, शिक्षा कैसी रही? मेरा बचपन, मैं यदि सही शब्दों में कहूँ तो स्वर्ग तुल्य आनंददायक रहा जी। क्योंकि मुझे बाल्यकाल में ही माता के प्रगाढ़ वात्सल्य के संरक्षण में मैंने 9 वर्ष तक दूसरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। अच्छा। और प्रत्येक कक्षा में मैंने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। इसलिए जब मैं परीक्षा परिणाम सुनकर दौड़ता हुआ जाता और माता को बताता तो बड़ा आनंदित होती थी कि मैं सब में सबसे फर्स्ट आया हूँ। मेरा गांव मारवाड़ लोहावट फलोदी तहसील का मुख्य एक बड़ा गांव है। सेठों और महाजनों का गांव है। वहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। मेरे पिताजी ने भी लोहावट में बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी भवन निर्माण कला में कुशल थे और मेरी 8 वर्ष की आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। इसलिए मैं उनके वात्सल्य से वंचित हो गया। उन्होंने ही वही मेरे प्रथम विद्या गुरु थे। उन्होंने ही, वो साक्षर थे, उन्होंने ही मुझे ABCD और वर्णमाला सिखाई और कान पकड़ के सिखाई और स्कूल में भर्ती किया। उन्होंने मुझे 2 आदेश दिए थे कि जैसे किताब में लिखे, शुरुआत में मतलब भर्ती करते ही कहा कि जैसे पुस्तक में अक्षर मुद्रित हैं वैसे ही अक्षर तुमको जीवन भर लिखना है। अच्छा। और एक कहा कि ये जो गाय का बछड़ा सामने बैठा है, जैसा ये है वैसा चित्र बनाएंगे तुम। अच्छा। तो मैंने जीवन भर जो है सुंदर लेख लिखा। आज भी मेरा हस्ताक्षर पुस्तक जैसा मुद्रित रहता है। वाह वाह। और अभी सचिवालय में मेरा पत्र गया तो सचिव महोदय बड़े प्रसन्न हुए कि अक्षर, तो मेरे अक्षरों से लोगों को बड़ा आनंद आता है। जी जी जी। और आज भी मेरा हाथ सही चलता है। जी। दूसरी बात चित्र की बात है। मैंने उसी दिन से चित्र बनाना शुरू कर दिया और 9 वर्ष में प्रतिदिन सायंकाल
सुबह तो स्कूल का तैयारी थी, प्रतिदिन सायंकाल एक चित्र बनाए बिना मुझे नींद नहीं आती थी। जी। और वाटर कलर मैंने भाई से मंगवा लिए और रंग बिरंगे भी बताता। और उन चित्रों में सुधार साहब, आपने गाय के बछड़े का जिस तरह से जो अभी वर्णन किया है, मुझे लगता है कि क्यों ना पहले एक भजन का आनंद लिया जाए। अच्छा। फिर हम आपसे आगे बचपन की जो आपकी यात्रा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक भजन का आनंद लेते हैं ना। तो भजन तो मुझे नहीं आते हैं। नहीं, हम सुनाएंगे आपको भजन, आप सुनिए। जी। सजन तुम्हारी मिलन को आओ, वीर वीर मलमा आए, असवी चरण मीन घर मिलन देत ही ना जी। चल रही बन चुरिए बनी घाव, बन शशतरी घायल कर गजी, नैनी बड़ा हथियार, नैनी कटारी हो मारो मारा आली जा लागे कले देव, मारा मारू जी लागे कले देव। आओ नेरे नेरे आओ नेरे मारो मारा मारू जी लागे करे देव, मारा मारू जी लागे करे देव। अरे नीर भली आगे फूस में डार के जी, अब दूर के दूर नैन कटारी ओ नैन कटारी मत मारो मारा वादीजा लागे कले दे भाई, मारा वारुषा लागे कले दे। हाँ नेरे कटारी हो नैन कटारी मत मारो मारा अंदासा लागे कले देव, मारा मादुसा लागे कले देव। तो अभी इतना प्यारा भजन हमने अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में सुना। मैं हूं आपके साथ अनीशा सिंह। अरे अनीशा जी, आप कहाँ रह गई थी?
प्रणव जी, मैं बारिश की बूंदों से मिल रही थी। जैसा आपने कहा कि पूरा राजस्थान जो है वो भीग चुका है बारिश की बूंदों से, और जो मिट्टी की खुशबू होती है बारिश में, उसका तो कहना ही क्या। हाँ, तो बारिश की अटखेली करती बूंदों से आप मिलती हुई आ रही हैं। आपको पता है आज हमारे साथ कौन मेहमान है? जो सामने आपके बैठे हैं वो हैं वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर गणेशी लाल जी सुथार। और मैं सुथार साहब से, आप तो बारिश का आनंद ले रही थी, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, बारिश का आनंद नहीं ले पाया, लेकिन मैं सुथार साहब से उनके बचपन की बात कर रहा था। अब सुथार साहब का जो बचपन था, बहुत पुराना बचपन जो बता रहे हैं सुथार साहब, तो उस बारे में जाने आगे, है ना? जी हाँ। तो सुथार साहब, जो बचपन की यात्रा पे आप मुझे ले गए थे आगे, उस बारे में अब हम दोनों आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे उससे बताएं। तो पिताजी के आदेश के अनुसार वो तो नहीं रहे, पर मैंने प्रतिदिन एक चित्र बनाता था और वाटर कलर का भी प्रयोग करता था। और उस चित्रकला की विशेषता है कि मैंने हनुमान जी और शिव के सैकड़ों चित्र बनाए। अरे वाह! और मुझे हनुमान जी और शिव के चित्र को कोई देखना नहीं पड़ता था, उनका मुझे चित्र पूरा याद था तत्काल। उनका कहाँ ध्वजा करनी है, कहाँ पहाड़ बनाना है, सब कुछ मुझे वो दिमाग में बैठ गया। इसलिए मैं उनके बिना देखे शिव जी और सर्प कहाँ बनाना है जो चित्र बनाता था, और लोग मुझसे चित्र ले जाते थे। तो उस इस प्रकार हाँ, शिव और हनुमान की भक्ति मैंने बहुत की। अच्छा। ये मैं समझता हूँ मेरा कोई पूर्व जन्म का कर्म था कि मुझे 8 स्कूल में प्रवेश करते ही करने के 9 साल पश्चात 9 साल तक लगातार मैंने हनुमान जी के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया और उनकी आरती गाता था। और वहाँ से सीधा मैं शिव मंदिर जाता था और पुजारी मेरी प्रतीक्षा करता था कि गणेशी लाल आवे और मैं आरती शुरू करूँ। जो ही मैं प्रवेश करता और हर हर महादेव, मेरे सिवाय मंदिर में कोई नहीं आता था कभी कभार, क्योंकि गांवों में मंदिरों में स्त्रियां पुरुष जाते ही नहीं है। शहरों में बच्चे स्त्रियां खूब जाते हैं, गांव में तो मंदिर शून्य रहते हैं, पुजारी बस। तो एकमात्र मैंने 9 साल तक हर हर महादेव महागाया। तो सुथार साहब, ये जो आपकी शिक्षा थी ये आगे कैसे बढ़ी? स्कूल का वातावरण या उसके बाद कॉलेज का वातावरण कैसा रहा? मेरी शिक्षा की आधार भूमि स्कूल है। वहाँ मैंने अक्षरों का सुलेख सीख गया। वहाँ मेरी एक आदत थी कि अध्यापक भले ही 2-3 प्रश्न देता था, मैं तो उसके बिना के प्रत्येक विषय के पाठ के प्रत्येक सवाल का उत्तर लिखता था। अच्छा। और मेरे नोट्स बुक बहुत बड़ी बन जाती थी, प्रत्येक उत्तर देता था। और जब रामायण की चौपाइयाँ होती, स्कूल में बताया अर्थ भूल जाता था, तो मेरी पिताजी की रामायण रखी हुई थी, उसमें से मैं हिंदी अनुवाद देखता तो मुझे बड़ा आनंद आता था। अच्छा। तो मैंने लिखित कार्य स्कूल में बहुत किया और उस लिखित कार्य से ही मेरी भाषा शैली पूरी परिष्कृत हो गई। सब कुछ मेरा बाल्यकाल और गांव में शिक्षा का ही योगदान है। जी। तो सुथार साहब, ये जो संस्कृत और भारतीय दर्शन को आपने जिस तरह से आत्मसात किया है और विद्यार्थियों में उसको बांटा है, ये भारतीय दर्शन तक कैसे पहुंचे? क्या कारण रहा इससे बांटने का? किस तरह से आप? ऐसा है सर कि वैसे तो मैं हिंदी और संस्कृत इन 2 भाषाओं के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था और हिंदी और संस्कृत में मैं बहुत प्रवीण था। अध्यापक मेरे बहुत प्रसन्न रहते थे। जब हाई स्कूल में डिबेट हुई, टूर्नामेंट के साथ इंग्लिश डिबेट थी, तो मेरे प्रधानाध्यापक ने मुझे भाषण लिख के दे दिया। मैंने उसको शब्दशः रट लिया और ओसिया में मैंने वो भाषण व व्याख्यान दिया तो प्रथम आ गया। और वहां से प्रथम आकर मैं जोधपुर आया डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, और महात्मा गांधी के हॉल में मैंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में भाषण दिया। अच्छा। और मैं प्रथम तो नहीं आया, तो मेरे प्रधानाध्यापक ने कहा कि मेरे बालक को हाथ के इशारे करने नहीं आते हैं इसलिए ये प्रथम नहीं आया। अच्छा। बाकी मैंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में, और सरदार स्कूल के प्रिंसिपल भार्गव साहब जो अंग्रेजी के विद्वान थे वो उसमें परीक्षक थे। तो इस प्रकार हाँ, दर्शन की बात है तो हिंदी और अंग्रेजी के प्रति तो मेरा आकर्षण विद्यालय में ही हो गया था और दोनों भाषाओं में मेरी प्रवीणता थी। जब विश्वविद्यालय में आया तो बीए तक तो मैंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों लिटरेचर का अध्ययन किया और लोग आश्चर्य करते थे कि तीनों लिटरेचर कैसे पढ़ेगा। तो मैं तीनों भाषाओं का ही था और मैं भी साहित्यकार ही बनता। लेकिन जब एमए में प्रवेश किया और जोधपुर विश्वविद्यालय में 1966 में जब स्नातकोत्तर विभाग उद्घाटित हुआ और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में इसी जयपुर की धरा में पढ़ने वाले और इसी जयपुर के दादू महाविद्यालय के
प्राचार्य और पंडित मधुसूदन ओझा के शिष्यों में से एक। अच्छा। और राजस्थान के धुरंधर विद्वान जिनसे राजस्थान के संस्कृत विद्वान थर्राते थे, कांपते थे। 4 विषयों में आचार्य और राजस्थान में एमए में प्रथम चांसलर मेडलिस्ट 1948 में प्रथम तो उनकी धाक थी। वो अध्यक्ष बन के आए तो एमए प्रवेश में तो भारतीय दर्शन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र था। उस समय तो कोई दर्शन में रुचि जागृत नहीं हुई। अच्छा। वो अनिवार्य था। जब एमए उन्होंने फाइनल की कक्षा को शुरू की, पहले मैं तो द्वितीय बैच सेकंड बैच का हूँ, तो प्रथम बैच में उन्होंने साहित्य ग्रुप खोला। साहित्य ग्रुप तो दुनिया में प्रसिद्ध है, कोई भी विश्वविद्यालय खुलता है तो उसमें पहला विशेष ग्रुप साहित्य, नाटक काव्य आदि, ये तो प्रसिद्ध है और वो सबसे सरल होता है। उन्होंने दूसरा ग्रुप एक और खोला। यदि स्थिति नहीं थी और प्राध्यापक भी नहीं थे, स्टाफ भी नहीं था, पर दर्शन उनको प्रिय था क्योंकि साधुपंथी साधु थे। और सांख्य योगाचार्य, वेदांताचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य और दादू महाविद्यालय में उन्होंने वर्षों तक संस्कृत माध्यम से दर्शन पढ़ाया। इन्होंने दर्शन को खोल दिया। अच्छा। उनको लोगों ने कहा साहब जयपुर में वेद ग्रुप है, वेद ग्रुप खोलिए। मैं नहीं खोलता वेद ग्रुप। वेद ग्रुप में रॉथ ने ये कहा, कीथ ने ये कहा, मैकडॉनल्ड ने ये कहा और मैक्सवेल ने ये कहा, ये कोई वेद है? ये वेद नहीं मानता। वो मधुसूदन जी के शिष्य थे। मैं ऐसा वेद नहीं खोलता। दर्शन खोला कि दर्शन में जो है सो है, कुछ नहीं इधर उधर है। तो दर्शन ग्रुप उन्होंने अकेले पढ़ाया, एकमात्र जो है अकेले उन्होंने 4 पेपर पढ़ाए। कोई अध्यापक जानता ही नहीं था दर्शन। और उन्होंने कम से कम 15 पीरियड अतिरिक्त लिए। तो उन्होंने जब दर्शन ग्रुप खोला तो मैं जब वो दरवाजे पर खड़े रहते थे, कोई विद्यार्थी लेट आओ तो उसको डांटते थे। तो मैं दरवाजे पर गया, खड़े थे कि यहाँ मेरे इस दर्शन ग्रुप की कक्षा में खड़े थे। मुझे कहा कि तुम क्या इस ग्रुप में क्यों आ रहा? मैं गुरुजी अब आपने खोला है और बड़ा विशेष ग्रुप है तो मैं अब उसमें साहित्य में नहीं जाऊंगा, ये नई चीज है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बैठ गया। अच्छा। तो दर्शन पढ़ा। उस पढ़ते समय मेरी बहुत रुचि जागृत हुई और मुझे लगा कि दर्शन तो सभी प्रकार की वांग्मय में मूर्धन्य है। उस समय ही मेरी दर्शन में बहुत अभिरुचि जागृत हो गई थी। और तत्पश्चात जब मेरी नियुक्ति ही जोधपुर विश्वविद्यालय में हो गई और जोधपुर विश्वविद्यालय में दर्शन था तो मुझे पहले ही दिन वैश्विक दर्शन की पुस्तक पढ़ाने दे दी गई। अच्छा। तो स्वाभाविक रूप से फिर मैं दार्शनिक बनता गया। जी। सुथार साहब, कभी कोई ऐसा क्षण आया कि आपको लगा हो कि ये जो क्षेत्र आपने चुना है, इसके अलावा शायद आप किसी और क्षेत्र में भी बहुत बेहतर कर सकते थे? कदापि नहीं। दर्शन तो मूर्धन्य है। अच्छा। दर्शन में जो आनंद आता है, और दार्शनिक पहले कहता है, खंड पूर्व पक्ष रखता है कि वो यदि ये कहे फिर उसका खंडन करता है और बड़ी तर्क प्रधान शैली में। तो दर्शन में जो आनंद आया मुझे, वो किसी में नहीं था साहित्य में। इसलिए कदापि नहीं सोचा कि दूसरा विषय चुनता। वही श्रेष्ठ विषय है। और विदेशों में भी भारतीय दर्शन के, संस्कृत के, भारतीय दर्शन के विद्वानों की का ज्यादा आदर होता है। आज भी प्रोफेसर मोहंती हैं जो कि न्याय दर्शन के धुरंधर विद्वान हैं और विदेशों में ही रहते हैं। और राधाकृष्णन जो दर्शन के महान विभूति थे, उनकी क्या ख्याति थी आप जानते हैं। इसलिए मुझे ऐसा। और दूसरी बात संस्कृत तो भले ही ठीक है कि 2 भाषाएं थी, लेकिन स्कूल में जब 7वीं कक्षा में एक बहुत संस्कारी और सुयोग्य अध्यापक आए और वो गाकर पढ़ाते थे और मुझसे कहते संस्कृत में बोलोगे और मुझे कहते ऐसा ही नहीं कहोगे, एवमेव कहोगे। अच्छा। और संस्कृत में ही जोधपुर जाऊं तो लेटर लिखोगे और संस्कृत में ही गाकर बोलोगे। तो मैंने कहा भाई संस्कृत तो बड़ी दिव्य भाषा है। और उन्होंने मुझे हिंदी से संस्कृत में रोजाना अनुवाद कराते थे और मुझे लगा कि संस्कृत कोई दिव्य चीज है और संस्कृत से मेरा संबंध इस जन्म का नहीं है, कोई जन्म जन्मांतर का है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी। सुथार साहब, आपने संस्कृत की जिस तरह से बात कही, ये वास्तव में एक पुरातन ऐसी भाषा है जो वास्तव में दिव्य भाषा है। और इसको सुनकर, इसको जब मंत्र सुने जाते हैं, श्लोक सुने जाते हैं, तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसी को सुना जाए और इसी को आत्मसात किया जाए। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ये जो संस्कृत है, ये सिर्फ संस्कृत विद्यालय में या संस्कृत महाविद्यालय तक सीमित क्यों रह गई है? आम भाषा में संस्कृत का प्रचलन इतना कम क्यों है? इसका कारण ये है सर कि यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और संविधान निर्माण के समय यदि हमने संस्कृत को राष्ट्रभाषा नहीं तो राजभाषा बना दिया होता तो आज संस्कृत का साम्राज्य होता
और आपको मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, कई गांव हैं जहाँ के लोग जो है संस्कृत में दुकानदार से बात करते हैं, खरीदते हैं ऐसे, पर वो तो अपवाद है। तो यदि देखिए साहब, भाषा जो है राजस्व से पनपती है, और मूल बात यह है कि बोलचाल की भाषा संस्कृत थी नहीं, सामान्य नागरिकों की भाषा संस्कृत थी नहीं। आप नाटकों में देखिए, जो उच्च कोटि के उच्च वर्ग के पात्र हैं वो संस्कृत में बोलते हैं और दूसरे जो हैं प्राकृत में बोलते हैं। तो इसलिए संस्कृत सामान्य वर्ग की बोलचाल भाषा तो नहीं रही है, लेकिन उच्च वर्ग में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग में अवश्य ही ये बोलचाल की भाषा रही है। इस कारण से यदि राजभाषा होती तो हमारी बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता। आज मैं यदि कह दूं तो जो हिंदी के लिए कुछ हो रहा है और मराठी पढ़ेंगे, संस्कृत होती है उसकी जगह, तो कोई कुछ नहीं कहता। जी 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 अनीशा, आपको बताया कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे संस्कृत, तो कई सारे शब्दों को याद करते थे और आपस में भी प्रयास करते थे कि संस्कृत में हम बोलने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर ये भाषा को चुना और आगे चलकर आपने अपनी कक्षा में स्वर्ण पदक भी हासिल किया, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? ऐसा है मैडम कि एक मेरा साथी था प्रीवियस में, वो राम सैनी साधु था, और वो जो है पढ़ता था और प्रतिदिन मेरे घर आ जाता था और 3 घंटे हम साथ में पढ़ते थे। अच्छा। तो पता नहीं मेरा ज्ञान वो ऐसा पी गया कि जब एमए प्रीवियस का रिजल्ट आया और मार्कशीट लाने गया तो मैं 1 नंबर से प्रथम था। मुझे चक्कर आ गया विश्वविद्यालय गेट के आगे कि अब मेरी पोजीशन नहीं रहने वाली है, खतरे में, खतरे घंटी बज गई। तो घर आया, फिर मेरे को लगा कि मेरे को इस पेपर में कुछ नंबर कम हुए हैं, पता नहीं आत्मा ने कहा। वेद के पेपर में मुझे कम लगे, तो उस समय रिवैल्यूएशन तो होता नहीं था, स्क्रूटनी, गणना, और मैंने गणना कराई तो मेरे गांव में लेटर आया कि आपके 4 नंबर बढ़ गए हैं। तो वो मेरे 5 हो गए बढ़ के। उस 5 के बाद में भाई मैंने अपने को पृथक कर लिया और फिर मैंने गुरुजी जो कुछ लिखाते थे वो उतना ही नहीं लिखा। मैं घर जाकर के उन उत्तरों में अपनी ओर से, मेरी संस्कृत बाल्यकाल से अच्छी थी, मैं संस्कृत बहुत अच्छी लिख सकता था, जबकि एमए वाले विद्यार्थी नहीं लिख सकते, तो मैं उन उत्तरों में अपनी ओर से और अधिक 1-2 पेज जोड़ देता था। संस्कृत का निबंध था तो मैंने उस निबंध में और कुछ अधिक जोड़ दिया, उसमें मैंने डॉक्टर राधाकृष्ण का इंग्लिश कोटेशन भी जोड़ दिया, ऐसे और भी याद कर लिए। तो इस प्रकार से मैंने अपने सारे उत्तरों को जो है और परिवर्तित किया, सुसंस्कृत किया, और जब फाइनल का रिजल्ट आया तो 50 नंबर अधिक, 5 की जगह 45 अधिक लाया। और 50 नंबर से मैं, और वो उस जोश में इतनी अधिक मेहनत हो गई कि मेरी पोजीशन खतरे में है, इतनी अधिक मेहनत हुई कि 80% में 2 नंबर कम आए। एक बार मैंने इंटरव्यू में कह दिया कि 80%, तो कुलपति ने कहा नहीं 2 नंबर कम। मैंने कहा साहब क्षमा करें। जी 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 सुधार साहब, आपकी 37 वर्षों की जो शिक्षा देने की जो सफ़र रहा, उसमें आपको याद आता है कोई बहुत अविस्मरणीय क्षण रहा हो जिसे आप भूल पाते हो? उसमें सब एक नहीं अनेक हैं। अच्छा अच्छा। पहला क्षण तो यह है कि मुझे जो है सर्वोच्च, राजस्थान में सर्वोच्च प्रतिशत होने, वो मेरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परसेंटेज थी। उससे पहले कभी 80% नंबर नहीं आए थे, मेरे गुरुजी के भी उस समय नहीं आए, जो उस समय तो होते ही नहीं थे। तो मैं एकमात्र पोस्ट थी खाली शाहपुरा में, तो मुझे टेलीग्राम आया कि आप ज्वाइन करो, और मैं 9 जुलाई 1969 में शाहपुरा चला गया, और वहाँ मैंने भीलवाड़ा में शाहपुरा में पढ़ाया। मेरा मन नहीं लगा, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि जोधपुर विश्वविद्यालय में जूनियर टेम्पररी लेक्चरर की पोस्ट निकली, और मैंने अप्लाई 3 महीने की 3 मास के लिए जूनियर टेम्पररी, मैंने तो समझ लिया जैसे यही स्थायी प्रमाण पत्र है, और इतना आनंद आया। और ये सबसे बड़ी नियुक्ति, उस नियुक्ति होते ही मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में आ गया, मुझे धरती पर स्वर्ग में आ गया। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट 6 साल वहाँ पढ़ा, तो जोधपुर विश्वविद्यालय को मैंने धरती पर स्वर्ग माना। इट वॉज हेवन अपॉन अर्थ फॉर मी, समझा, और अंतिम क्षण तक रहा मैंने। तो दूसरी, जब स्थायी नियुक्ति हुई प्रोफेसर वी जॉन की अध्यक्षता में, महान शिक्षाविद, जब मेरी स्थायी नियुक्ति हुई तो वो परम आनंद का विषय था। जो 100 भारत के विद्वान आए थे और 58 साल के सेवानिवृत्त भी आए कि 2 साल और रह जाएं, अब वहां मैं कैसे चयनित होता, तो वो भी एक क्षण था। तीसरी, जब मैं सागर विश्वविद्यालय में लीडर चयनित हुआ और मेरी वहां एमपी के प्राचीनतम और श्रेष्ठतम डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा स्थापित जो 2nd अम्बेडकर थे, तो उस विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई, तो उस आदर से बड़ा आनंद आया। उसके पश्चात सागर जाके मैंने हनुमान भक्त हूँ,
तो हनुमान जी की फोटो लाया और उनको प्रार्थना रोजाना किया जी। कि मुझे जोधपुर रीडर बना के भेजना है अच्छा। आपको। जी। तो संस्कृत में 2 पद भर गए। अब मैंने कहा आप कहाँ भेजोगे मुझे? तो हनुमान जी ने मुझे जोधपुर के फिलोसफी डिपार्टमेंट में रीडर नंबर 1 मेरिट में रीडर 1 बना के भेज दिया। और कुलपति ने पूछा कि जोधपुर का किला देखे मेरा मन नहीं लगता है। मैं वास्तव में सही बात है, जब कोटा से बनाड़ आता है तो मन प्रसन्न होता है, किला दिख रहा है। तो उन्होंने कहा अभी फिलोसफी में आ गया तो इसका मतलब किला, तो मुझे नंबर 1 सेलेक्ट किया कि भी इसको कर तो दिया, अब क्या करें, लोग आपत्ति करेंगे। तो लिखा हिज MA PhD इज रिलेवेंट फॉर फिलोसफी। अच्छा। क्योंकि मैंने एक पोस्ट थी जनरल और एक थी भारतीय दर्शन के लिए। तो मैंने कहा इसमें तो मैं उनसे ज्यादा हूं, क्योंकि 100 नंबर की प्रीवियस में और 400 नंबर की फाइनल में उन्होंने पढ़ी है 100 नंबर की फिलोसफी वालों ने, मैंने पढ़ी है 500 नंबर की, इसलिए मेरा चयन हो गया। और चयन हुआ तो फिलोसफी वालों ने आंदोलन किया कि पुजारी को पादरी बना दिया। संस्कृत में था पुजारी और फिलोसफी में आया तो पादरी। अच्छा। और खूब आलोचना हुई, मैं रहा नहीं, मुझे 6 महीने रहा, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा मैं अपनी माता को छोड़ के सौतेली माता के पास कैसे आ गया? ये तो मेरी सौतेली माता है और मैंने अपनी माता के वात्सल्य को छोड़, मगर मैं नहीं रह सकता, भले रीडर हो नहीं हूँ। संस्कृत में जिस दिन आया वापस और रिवर्ट होके आया, मुझे कहा आप नीचे उतरोगे तो लेंगे, तो मैं रिवर्ट होके आ गया और वह रीडर प्रमोट हो गया। अच्छा। उस दिन रात को नींद आई और उसके पश्चात पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ खुला। तो मैं तो ऐसे गया था कि भाई ये तो नई विद्या है, सामान्य प्रोफेसर का पद होता तो मैं मानता, पर इसमें तो न जाने भाई कौन वेद का विद्वान होगा, क्या होगा, कोई ऐसी मतलब आशा प्रत्याशा नहीं। लेकिन जब 2 एक्सपर्ट्स ने प्रवेश किया वीसी के चैम्बर में और कार से उतर के वो जाने लगे, तो मैं अंग्रेजी में बोल गया, ओह नो फियर एट ऑल। वो 2 एक्सपर्ट ऐसे थे कि ये मुझे चयनित करके जाएंगे। जी। और वो चयनित करके ही रहे। अच्छा। और उस एक्सपर्ट प्रोफेसर राममूर्ति शर्मा जो काशी संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी थे और धुरंधर अद्वैत वेद, उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे लिए राम बनकर आया और तुमको मैंने चयनित किया, एंड आई फॉट टूथ एंड नेल फॉर यू। समझा? तो ये मेरे ऊपर पंडित मधुसूदन ओझा की कृपा थी, जो मैं वो एक बड़ा आनंद का क्षण। उसके पश्चात हाँ, एक बार मैंने पहली बार ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में संस्कृत में लेख लिखा और वो इसी धरती पर पढ़ा, द्विवेदी जी के समय में 82 में हुआ था, यहाँ गजब हुआ था। तो उसमें मैंने वो लेख पढ़ा और वो पुरस्कार के लिए भेजा, वो मुझे पुरस्कार मिला। और प्रोफेसर दांडेकर जो उस समय विश्व के श्रेष्ठ विद्वान थे, मैंने कहा सर आपको मेरा लेख कैसे लगा? कि नहीं बहुत एग्जाम हाई ओपिनियन, तो वो भी हुआ। उसके पश्चात मैं कहाँ रहा, यहाँ मेरे ख्याल से सुतार साहब, ये जो अविस्मरणीय क्षण हैं आपके सफर में इतने सारे रहे हैं कि जिनको जानने में बहुत आनंद आएगा और आपको बताने में भी बहुत आनंद आएगा। सर अगर दर्शन की बात करें तो आपकी सबसे प्रिय शाखा कौन सी है? मैंने 3 दर्शन मैंने प्रारंभ किया था वैशेषिक दर्शन से जी। और मेरे गुरुजी ने पहले ही दिन मुझे वैशेषिक दर्शन का प्रशस्त पाद भाष्य मुझे पढ़ाने के लिए दे दिया। प्रायः सूत्र नहीं पढ़ाए जाते, सूत्रों के ऊपर जो भाष्य हैं वो पढ़ाए जाते हैं, सूत्र साथ में रहते हैं, भाष्य पढ़ाए जाते हैं। तो वैशेषिक सूत्र से ये भाष्य बहुत प्रसिद्ध था और उस भाष्य को मैंने पढ़ाया। तो एक तो वैशेषिक मेरा अत्यधिक प्रिय है। उसी तरह उसके बाद में मुझे न्याय दर्शन भी मिल गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि वैशेषिक, न्याय और अद्वैत वेदांत तीनों मुझे सबसे प्रिय हैं और इन तीनों में मैंने गहन शोध कार्य भी किया और गहन शोध कार्य का निर्देश भी किया। जी। और आज भी मैंने पिछले सालों में वैशेषिक इस प्रशस्तपाद भाष्य की 3 जो प्रसिद्ध टीकाएं मिलती हैं, उनमें सबसे प्राचीन जो व्योमवती टीका है उसका हिंदी अनुवाद मैंने अपनी इच्छा से कर दिया है। वो 1000 पेज की पुस्तक मेरे तैयार है, उसका प्रूफ मैं यहाँ जाते ही देखूंगा और प्राकृत भारती अकादमी उसको प्रकाशित करेगी। तो वैशेषिक दर्शन में वो मोन्यूमेंटल वर्क, मैग्नम ओपस हो जाएगा। न्याय में आपको बता दूंगा वो किताब। जी हाँ, ये एक न्याय दर्शन में न्याय सूत्र मैंने ये पुस्तक जब शनि की 7.5 मेरे ऊपर चल रही थी और मैं बेड रिडन सा था, तो फिर भी मैंने ये न्याय सूत्र तात्पर्य समीक्षा लिखी। ये मेरा आविष्कार है। ऐसी पुस्तक आज तक न्याय में या दर्शन में नहीं लिखी गई। क्यों? सूत्र पर टीका, टीका पर टीका लिखी गई, लेकिन न्याय सूत्र पर जो 43 टीकाएं हैं, उन 43 टीकाओं में से 9 टीकाओं को लेकर और 9 को ऐतिहासिक क्रम से 1 बनाकर
9 टीकाओं के मुख्य विचारों को ऐतिहासिक क्रम से एक बनाकर टीका लिखी गई है और उसके नीचे समीक्षा लिखी गई, ये कौन किससे प्रभावित, किसने क्यों कहा। तो ये टीका मैंने भारत के सर्वोच्च जो न्याय दर्शन के विद्वान, मैं नंबर 2 हो सकता हूँ, मैं प्रथम में नहीं हूँ, प्रहलादाचार्य जो कर्नाटक में है, डॉक्टर प्रहलादाचार्य सर्वोच्च न्यायिक है, उनको भेजी तो उन्होंने एक वाक्य लिखा, वो सुना देता हूँ। डॉक्टर सुतार महोदयेन नव व्याख्यानानि आमथ्य न्याय सूत्र तात्पर्य नवनीत मुद्रितम। डॉक्टर सुतार ने 9 व्याख्याओं का बिलोना करके मंथन करके न्याय सूत्र के तात्पर्य का मक्खन निकाल दिया है। जी। और उन्होंने फिर ये लिखा कि मैं विद्वानों को अब ये सलाह देता हूं कि अब टीका इस पद्धति से लिखी जाए। और मैं तो कहता हूं कि जो एक अध्याय पर लिखी है, शेष अध्याय पर लिखें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर सुतार को आयु आरोग्य भाग्य देवे, वो ही लिखें। जी। सुतार साहब, आज आप वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, किस तरह का बोर्ड है और किस तरह का कार्य यहाँ हो रहा है, उस बारे में बताएं। जी, क्योंकि वैदिक संस्कार सुनने में बड़ा अच्छा शब्द लगता है, लेकिन वैदिक संस्कार देखने में नहीं मिलता। ऐसा है सर, जी, इसकी प्रकल्पना तो सरकार ने की है, मैंने तो प्रकल्पना की नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो वो प्रकल्पना का जो पीछे मुझे मिला है कुछ कागजात, तो उनमें उस उद्देश्य लिखा है कुछ, लेकिन ज्यादा कुछ विशेष विवेचन हुआ नहीं है उसमें। तो मैं जब 15 अप्रैल को बैठा था तो अचानक ही मेरा सचिवालय से फोन आया, संयुक्त सचिव संस्कृत के, कि सुधार साहब आपको वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाए। मैंने कहा भाई कब बन गया बोर्ड, कि आपके साथ ही। अच्छा। तो मैंने कहा भाई बहुत बड़ी बात है। अब उस दिन से सोचूं कि भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं है। तो संस्कार और शिक्षा ठीक है, तो फिर शिक्षा में तो सब आ जाता है, शोध भी, ग्रंथ लेखन भी, प्रकाशन भी। तो मैंने कहा ठीक है, वेद विद्यालय होंगे। तो इस प्रकार से, और संस्कार की मुझे विशेष बात ध्यान में आई, संस्कार में क्या करना है उसके विषय में मैंने बहुत सोचा। तो एक दिन विचार आया कि जो इसमें तो लिखा है सिर्फ षोडश संस्कार, अब आज के युग में कौन अंत्येष्टि क्रिया विधिवत करवाता है, कहाँ पंडित बैठे हैं। पंडित तो सब दूसरी विद्याओं में चले गए और उन्होंने तो ये छोड़ ही दी, जबकि हमारे वेदों में तो कहा है कि ब्राह्मणे ने निष्कारण षडंगो वेदो अध्येय ज्ञेयश्च। ब्राह्मण भले इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसको तो थोड़ा संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान तो बिना कारण के ही करना चाहिए। तो इसलिए आज के जो संस्कार हैं उनमें से कुछ ही संस्कार प्रचलित हैं। हाँ, वो संस्कार विधिवत होवे तो अच्छी बात है। अब विवाह संस्कार में गांव का अनपढ़ पंडित बैठता है और उसको ओम स्वाहा कुछ आता जाता नहीं। इसलिए मैंने कहा भाई ये जो 16 संस्कार में सिखाऊंगा इतना तो काम चलेगा। इसलिए संस्कार के कंसेप्ट को, अवधारणा को मुझे बनानी होगी और बोर्ड की जो मीटिंग होगी पहली, उसमें वो रखूंगा और एक 100 पेज की पुस्तिका लिखूंगा और बताऊंगा कि साहब हमारे लिए बोर्ड का क्या अभिप्राय है। तो मैं कैसे लिखूं, तो मुझे याद है, क्योंकि मुझे किताबों का नॉलेज बहुत है, क्योंकि विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी का काम मेरे पास था। तो कैटलॉग में किताबें कौन सी है लिस्ट बना। तो मैंने कहा प्रोफेसर राजवली पांडे की हिंदू संस्कार पुस्तक, वो तत्काल मंगाई, उसको पढ़ना शुरू किया। फिर मेरे मित्र, मेरी एक आदत है कि मेरे पास कुछ समस्या होती है, नई बात होती है, तो मैं मित्रों को बताता हूँ, मुझे बड़ा लाभ होता है। तो मैंने एक मित्र को बताया भाई मुझे संस्कार पर कुछ, अरे गुरुजी संस्कार पर तो रमाशंकर त्रिपाठी का वैदिक वांग्मय के आलोक में संस्कार मीमांसा 1000 पेज का पोथा, वो मंगाया। और दोनों मेरी टेबल पर, आज लाया नहीं लाता, पर मैंने कहा वो दोनों मैं सोचा अब इनको जल्दी पढ़ लूं, और आपके कहने के बाद मैंने पढ़ा है उनको। तो उनमें वैज्ञानिकता भी बताई हुई है। तो मैं उन ग्रंथों को पढ़ रहूंगा और पढ़ने के बाद एक 100 पृष्ठ की पुस्तिका तैयार करूंगा और उसमें हमारा संस्कार में क्या काम करना है। तो संस्कार का मतलब यह है कि केवल षोडश संस्कार नहीं, वो तो उसका अंग है, लेकिन जिससे आत्मा का संस्कार 2 प्रकार का, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो बाह्य संस्कार तो हमारे ब्यूटी पार्लर में सब जगह हम स्नान करते हैं, वो भी संस्कार ही है। हम आभूषण पहनते हैं, वो भी संस्कार है। लेकिन हमें तो आंतरिक संस्कार करना है। और आज हमारी जनता को, हमारे समाज को आंतरिक संस्कार की कितनी जरूरत है, उनका अंतःकरण शुद्ध करना है। अब कोई कहता है कि भाई आत्मा का संस्कार कभी नहीं होता। आत्मा नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त है। तो फिर आत्मा का संस्कार नहीं होता। तो कि आत्मा का क्यों माना जाता है? ये आरोपित है। अंतःकरण का शुद्धिकरण हम आरोप, जैसे रज्जू में सांप का आरोप कर देते हैं रस्सी में, वैसे ही अंतःकरण की शुद्धि का आत्मा में आरोप कर देते हैं। और दैट इज सेकेंडरी यूसेज, वो गौण व्यवहार है। मुख्य तो अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हमें आज, मुझे लग रहा है आज हमारी जनता का
अंतःकरण की शुद्धि की बहुत जरूरत जी। है, संस्कारों की बहुत जरूरत है, और गीता की जो दैवी संपत्ति है उसको लागू करने की बहुत जरूरत है। जी। ये इसलिए तो इसलिए संस्कार का स्वरूप स्पष्ट कर दूंगा। और शिक्षा में इनका उद्देश्य है, मैंने सोचा कि अखबारों में पढ़ा तो मैंने कहा इससे तो ये लगता है कि जो अभी वर्तमान में 30-40 हैं वेद विद्यालय, उनका संचालन हमें करना है। तो मैंने तत्काल एक लेटर शासन सचिव महोदय लिखा और 4 कटिंग लगा दी अखबार। मैंने कहा साहब इन अखबारों से तो लगता है कि जो भी संस्कृत वेद विद्यालय हैं उनका संचालन हमें करना है, उनके पाठ्यक्रम निर्धारण हमें करना है। तो कृपया आप आदेश जारी करें, क्योंकि हमारे लिए इसका तो आदेश तो है ही नहीं, और आप आदेश जारी करेंगे तो मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी से उनका चार्ज ले सकूंगा। उसके बाद तो उनका आ गया पत्र कि वो तो अकादमी ही संचालित करती है और वो दूसरे मंत्रालय में है और वो सरकार के विद्यालय नहीं है, न्यासों के हैं। हम आपके लिए तो प्रत्येक संभाग में एक आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। मेरे अनुमान से आप जिस तरह का आप बता रहे हैं बात, उसके हिसाब से वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड में काम बहुत उत्तम होने वाला है और जिस चीज़ को हम अक्सर देख नहीं पाते हैं उसकी एक शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वेदों का जिक्र किया सुथार साहब, तो क्या वेद आज के समय में आपका क्या मानना है कि वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है या फिर एक वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में भी हम इसके लिए तो मैं आपको पहली बात तो आपको ये बता दूं मैडम जी कि वेदों को वैज्ञानिक ग्रंथ में के रूप में स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य इसी धरती पर हुए थे, जिन्होंने 45 वर्षों तक तत्कालीन जयपुर राज्य के राजा नरेश माधव सिंह जी के दरबार में प्रधान राज पंडित के रूप में काशी से अध्ययन करके 45 वर्ष तक यहाँ ग्रंथ लिखे 108। उन 108 में उन्होंने सारा वेदों का विज्ञान बता दिया है और 120 लिखे उन्होंने आगमों पर, हमारे धर्मशास्त्र आदि पर, और 108 लिखे वेदों पर। तो यदि वेदों में कोई विज्ञान बतलाने वाला विद्वान है तो वो इसी धरती पर हुए पंडित मधुसूदन ओझा। तो और उनका मैं प्रतिनिधित्व हुआ। तो वेदों में ऐसा है मैडम कि वेदों में 2 विद्याएं हैं, एक पराविद्या एक अपराविद्या। पराविद्या या तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे वो अक्षर ब्रह्म प्राप्त हो, मतलब आत्मज्ञान हो और मोक्ष प्राप्ति हो, वो परा। सा विद्या या विमुक्त, जिससे विमुक्ति हो हमारी। आखिर तो विमुक्ति चाहते ही हैं, मैं स्वयं भी अब चाहता हूँ कि विद्या से विमुक्ति हो, तो वो पराविद्या है ही। दूसरी विद्या अपरा। अपरा विद्याएं अनेक हैं। आपकी जो विज्ञान आज की कहते हैं ना, वो अपरा विद्या के अंतर्गत ही आएगी वेद की। तो वेद की जो सबसे बड़ी अपरा विद्याएं हैं वो 2 हैं, एक सृष्टि विज्ञान कॉस्मोगोनी, संसार कैसे पैदा हुआ, सृष्टि विज्ञान कॉस्मोगोनी। और हमारे मधुसूदन जी तो कह दिया विश्व विज्ञानम वेदा, द वेद इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोगोनी तो है ही, पर कॉस्मोलॉजी पूरा सब कुछ है। तो विश्व विज्ञान है तो कॉस्मोगोनी है, और वो कॉस्मोगोनी यदि किसी वेदज्ञ ने बताई तो पंडित मधुसूदन ओझा ने बताई। दूसरा है वेद में यज्ञ विज्ञान, यदि यज्ञ विज्ञान किसी ने बताया तो पंडित ओझा ने। यज्ञ किसा है, लोग समझते हैं यज्ञ केवल कर्म कांड। मधुसूदन जी ने ये कहा कि हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में जो वैद यज्ञ हैं, जो मनुष्य के लिए अनुष्ठान के द्वारा किए जाते हैं, वही नहीं है। इसमें वैद यज्ञ भी है और इसमें प्राकृत यज्ञ भी है, प्रकृति का यज्ञ भी है। वो यज्ञ तो गीता में कहा है भगवान ने कि यज्ञ से सृष्टि हुई, तो उसी सृष्टि का भी वर्णन है। इसलिए इसके अलावा आपकी जितनी विद्याएं हैं मैं वो लिख के ही लाया हूँ, और वो मैंने बता दूंगा। वो जैसे नारद गए, नारद जी ने जो है सारे वेद पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, पर उन झुंझलाहट हुई कि मैंने अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ मुझे। अच्छा। तो सनत कुमार, और सनत कुमार तो यंग थे। एक और बात कह दूं आपको बीच में, भारतीय संस्कृति में आयु कोई विद्वता का मानदंड नहीं है। क्या शंकराचार्य 32 साल में चले गए, पूरे विश्व के गुरु थे। इसलिए धर्म वृद्ध, आयुर्वृद्ध और तब ज्ञान वृद्ध, इनमें आयु नहीं देखी जाती। बूढ़े बूढ़े भी उनके चरणों में आते। पार्वती तपस्या कर रही थी तो बूढ़े बूढ़े ऋषि आए वहां, क्यों? न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, धर्म के बूढ़ों में आयु नहीं देखे, पार्वती धर्म वृद्धि। तो इस प्रकार से ये मैं कह रहा था कि मधुसूदन ओझा ने जो है हमारे नारद जी ने ये कहा कि भगवान ऋग्वेद मध्येमी सब पढ़ लिया, लेकिन मुझे परा विद्या नहीं आती। तो नारद सनत कुमार जी ने उनको परा विद्या जो है समझाई। उस परा विद्या में नारद जी ने वर्णन किया है सर्व विद्या, भूत विद्या
और अनेक विद्याएं, समझा। तो ये सब विद्याएं हमारे विज्ञान ही तो है, और क्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, क्षत्र विद्या मतलब ये आर्मी युद्ध कला, वो सारी विद्याएं उसमें छांदोग्य उपनिषद में मैं लिख के लाया हूँ, समझा। उसके पश्चात जो विद्याएं हैं, इनके अतिरिक्त जो आयुर्विज्ञान है, जो ज्योतिष है, जो खगोल है, इनसे अतिरिक्त विज्ञान पंडित ओझा ने बताए। जैसे अतिरिक्त विज्ञान मैं आपको बताऊं, वृष्टि विज्ञान, वो किसी ने नहीं बताया, तो उन्होंने ही कादम्बनी नामक ग्रंथ बता करके, आज भी वेदर साइंस के लोगों के लिए कादम्बनी ग्रंथ है और वृष्टि विज्ञान, उसमें 365 दिन में से प्रत्येक दिन कि यदि इस दिन, इस तिथि, इस महीने की इस तिथि में यदि ऐसे बादल होंगे, ऐसी हवा होगी तो ये होगा, वो वर्णन है। अब वो साइंटिस्ट कर सकते हैं क्या? जी सुधार साहब, आप बड़े उत्तम तरीके से वैदिक ग्रंथों का जो वैज्ञानिक तथ्य है उसके बारे में बता रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने ग्रंथों की बात की, आपने 18 ग्रंथ लिखे हैं, कोई एक ग्रंथ बताइए, सबके बारे में तो बात नहीं हो सकती, कोई एक ग्रंथ जो आपके हृदय के बहुत तो 3 भाषाओं में मैं लिखता हूँ जी। तो संस्कृत में तो जो आपके सामने रखी हुई है, न्याय सूत्र तात्पर्य समीक्षा, जी हाँ, वो अभी हम संस्कृत में मेरी ये श्रेष्ठ करते हैं जी, इनोवेशन है, अभिनव प्रयोग भी है। और मेरी संस्कृत के बारे में मेरी साथी ने कहा था कि यदि सुधार साहब की दर्शन की किताब से नाम हटा दिया जाए तो कहेगा ये 10वीं शताब्दी की किताब, क्योंकि मैं आचार्य शंकर की 10वीं शताब्दी की जो दार्शनिक भाषा है, ऐसा है सर कि भाषा की शैली अलग अलग होती, मेडिकल की भाषा अलग, इंजीनियरिंग की टेक्निकल वर्ड अलग, तो दार्शनिक शैली अलग है, इसलिए उस शैली में लिखता हूँ अस्थिर जी। और हाँ, संस्कृत में ये, हिंदी में ये मैंने जो अनुवाद किया है आपके सामने रखा है जी जी जी, लोकप्रिय हिंदू समाज की सेवा की दृष्टि से ये मेरा सबसे बड़ा योगदान है, इससे बड़ी मैं हिंदू समाज की सेवा अब नहीं कर। ये जो अनुवाद है, ये हिंदू सभ्यता में नारियों की स्थिति, इसका आपने अनुवाद किया है। ये पहले अंग्रेजी भाषा में पुस्तक थी, उसका आपने हिंदी में अनुवाद किया है जी। प्रोफेसर अल्तेकर, प्रोफेसर अनंत सदाशिव अल्तेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी के द्वारा नियुक्त इतिहास के प्रथम प्रोफेसर थे जी, जी, जी। मराठी थे और राष्ट्रकूटाज एंड देयर टाइम्स, राष्ट्रकूट और उनका काल डिलीट थी, और संस्कृत के भी धुरंधर विद्वान थे। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की जो है गहन पांडित्य के बिना और 80 साल तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो ये मैं क्यों जानता हूं, मैं संस्कृत का आदमी, और इतिहास की पुस्तक मुझे क्या लेना देना, इतिहास मेरा सब्जेक्ट नहीं। तो हमारे एक प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, संस्कृत है तो थोड़ी 20 नंबर की संस्कृति भी रखते हैं, तो नारी का स्थान और शिक्षा, वर्ण और आश्रम, और सुधार तुम पढ़ाओगे। मैंने कहा सर अब ये, तो मैंने एक एक टॉपिक की श्रेष्ठ पुस्तक मंगाई, वर्णाश्रम में मनोरमा जौहरी की, शिक्षा में अल्तेकर की, और नारी में इन्हीं की ये मंगाई। ये किताब मेरे सन जो है 72 से मंगाई हुई, 72 की मंगाई हुई पड़ी थी। अब मेरे को सन 2016 में पता नहीं कोई पूर्व उनका संस्कार उद्बुद्ध हुआ, एकदम आया और निकाली और नीचे बैठा और एक पैराग्राफ का अनुवाद कर दिया शुरुआत, और उस दिन चला, वो कभी नहीं रुका, 3 साल चलता रहा और करा। फिर मैंने एक मेरे अंग्रेजी के मेरे क्लास फेलो और इतने धुरंधर विद्वान, मैंने कहा भाई बताइए ये संस्कृत की, इंग्लिश की हिंदी, ये सुतार साहब ये इस प्रकार की हिंदी नहीं होगी जी, जी, जी। ये तो आपकी जो है इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, इंग्लिश तो मैंने कहा कैसे, उन्होंने मुझे घंटों तक उसके वाक्य विन्यास बताया, क्योंकि दोनों भाषाएं 36 का आंकड़ा है, वाक्य विन्यास विरुद्ध है। तो मैंने वो ऐसा नहीं किया कि इंग्लिश कर दी, जैसी हिंदी में जैसी अंग्रेजी हो। और आपको और नई बात बताऊं, एक भी अंग्रेजी वाक्य को मैंने खंडित नहीं किया है। अच्छा, लोगों को नहीं आता है तो तोड़ के अनुवाद कर देते। अच्छा, मैं खंडित किया जब क्या है, अखंड एक भी वाक्य मैंने खंडित नहीं किया है। और ऐसे प्रामाणिक विद्वान से सहयोग लिया, और उन्होंने मुझे जैसे एज मैनी एज, अब क्या याद करो जी जी जी, तो उन्होंने बताया बहुसंख्या में इतने अधिक जैसे, इतने अधिक जैसे, उन्होंने कहा बहुसंख्या में ऐसे। जैसे एक वर्ड आया, वुमेनहुड कैन नॉट बी सेट एट नॉट, वैधव्य को नहीं, विडोहुड, वैधव्य को नॉट मन शून्य नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? तो मैंने, और आपका गूगल लिख रहा है कि शून्य नहीं किया जा सकता जी, जी, जी। तो मैंने गूगल क्या करेगा जी, जी। तो फिर मैंने देखा तो डिक्शनरी में लिखा है इस सेट एट नॉट का मतलब है अवज्ञा नहीं करना। तो वैधव्य का
स्त्री जब विधवा हो जाती है तो वैधव्य की अवज्ञा नहीं कर सकते, इट हैज टू बी टोल्ड। सुतार साहब, आपका जो ये संकलन है पुस्तकों का, ये वास्तव में संग्रह योग्य है, क्योंकि आपने बहुत उत्तम जानकारी इसमें लिखी है। सुतार साहब, आप जितनी बातें बता रहे हैं उसको सुनकर ऐसा लगता है कि इसके बारे में और जाना जाए और गहराई में जाया जाए, किंतु आज का समय हम देखें, थोड़ी व्यस्तता का दौर है, काफी सभी लोग बहुत तीव्र गति से चले जा रहे हैं, जाने कहाँ सभी को जाना है। ऐसे समय में आज का जो युवा है वो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन हो, भारतीय दर्शन का अध्ययन हो, या इस तरह के संस्कृत के गूढ़ ज्ञान का अध्ययन हो, उससे काफी वंचित है, बहुत दूर है। आप कैसे आज के युवा को भारतीय दर्शन की ओर अग्रसर करना चाहेंगे या वैदिक ग्रंथों के अध्ययन की ओर अग्रसर करना चाहेंगे? ऐसा है सर कि आजकल क्या है कि थोड़ा बेरोजगारी की समस्या है, तो विद्यार्थी की जो रुचि है वो नियुक्ति पर आधारित रहती है कि मुझे सबसे अधिक नियुक्ति और जो है अच्छे वेतन वाली नियुक्ति कहाँ, एक तो अच्छा वेतन चाहता है वो, एक वो नियुक्ति जल्दी चाहता है, तो वो नियुक्ति आधारित हो गई है। अब स्वाभाविक रुचि वाले बहुत विरल विद्यार्थी होते हैं, इसलिए कुछ विरल अपवाद स्वरूप लोग ऐसे होते हैं जो संस्कृत भी पढ़ते हैं, भले इंजीनियर हैं तो भी संस्कृत भी पढ़ते हैं और वेदों को भी थोड़ा पढ़ते हैं, ऐसे कुछ हैं। इसलिए क्योंकि संस्कृत में इस प्रकार से जो है नियुक्ति की दृष्टि से इतना नहीं हो रहा है, इतने उसमें सुविधा नहीं है, इसलिए लोग इनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। और सहज रूप से तो अब लोगों में प्रवृत्ति नहीं है। वैसे यदि भारतीय दर्शन का ग्रंथ पढ़ें और थोड़ा बहुत वेदाध्ययन भी करें तो अवश्य उनमें संस्कारों का आदान हो सकता है, परंतु आजकल का जो संकीर्ण वृत्ति हो गई है और वो केवल अपनी वृत्ति कि मुझे कहाँ लाभ हो कहाँ हो, इस प्रकार से उसकी स्थिति है, इसलिए वो इन विद्याओं की तरफ अब ध्यान नहीं दे रहा है। जी जी जी। सुतार साहब, आप महामहिम राष्ट्रपति जी से भी आप सम्मानित हो चुके हैं, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा? राष्ट्रपति जी का प्रणब मुखर्जी, महामहिम प्रणब मुखर्जी स्वयं भारत ने प्राप्त किया, तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे हमको पुरस्कार देने वाले राष्ट्रपति जी भारत रत्न से पुरस्कृत हुए, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति सम्मान की कहानी मेरी चींटी वाली कहानी है। एक चींटी बार बार चढ़ती है, गिरती है, बार बार चढ़ती है, तो मैं 7 बार गिरा चींटी की तरह और 8वीं बार सफल हुआ। पहली बार तो मैंने 58 की उम्र में दे दिया। किसी विद्वान ने कहा, सुधार तुम्हें राष्ट्रपति सम्मान के लिए क्यों नहीं करते हो? मैं कैसे होता, मैंने 58 कर दिया कि सुधार तुम्हारी अर्जी आई थी लेकिन हमने 58 को 60 कर दिया, इसलिए उसमें विचार नहीं, चलो ठहर गया। 2007 में रिटायर होते ही अर्जी लगाई, फिर 8 में लगाई, 9 में लगाई, 10 में लगाई, 11 में लगाई, 12 में लगाई, नहीं हुआ। उसका कारण मुझे बाद में जाकर मालूम हुआ कि 2007-8 से ऐसा एक नॉर्म, अलिखित नियम बना लिया कि 80 और 80 से ऊपर वालों को दिया जाए। अरे मैंने कहा तब मुझे कहां से मिलता, हमारी अर्जी जरी रह गई, 80 और 80 ऊपर वालों को दिया। 13 में ऐसा नियम बनाया कि आप सारी समस्त पुस्तकें और समस्त शोध लेख भेजोगे। पता नहीं क्यों बना दिया, तो मैंने कहा मेरी बारी आने वाली है। तो जब समस्त पुस्तकें, उसमें 15 थी, समस्त ये नारी वाली नहीं थी ये, तो समस्त पुस्तकें भेजी और समस्त लेख भेजे, तो शायद वृद्धों के पास कुछ सारे लेख इकट्ठे नहीं हुए होंगे, कुछ हुआ होगा। और फिर मेरिट में भी वृद्ध होने से तो कोई मेरिट होती नहीं है। आपने कहा आयु तो कोई विद्युता की काट है, तो हमारे लेखों और हमारी पुस्तकों की कुछ मूल्यांकन में हमारी पुस्तकें ऊंची हो गई। और मूल्यांकन करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि और विश्व के श्रेष्ठतम प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय, वो चेयरमैन थे। तो उन्होंने, मैंने 15 अगस्त को सायंकाल में ये लिस्ट जो है घोषित होती है, लिस्ट प्रकाशित होती है टीवी में, तो मेरा नाम आ गया। तो 16 अगस्त को उन्होंने मुझे फोन किया कि सुधार, मैंने अध्यक्ष के रूप में तुम्हारा नाम प्रस्तावित किया और पूरी कमेटी ने सर्वसम्मति स्वीकार किया। मैं गुरु जी कृपा है आपकी, तो इसलिए मेरे लिए विशेष आनंद का रहा। और उसमें भारत के मेरे साथ मैंने देखा कि 3-4 तो वीसी थे, कुलपति, और धुरंधर से धुरंधर विद्वान थे उसमें। एक जैसे डॉक्टर मोहन गुप्ता, वो आईएएस थे, एमपी के चीफ सेक्रेटरी थे और संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट और संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन के वीसी, ऐसे विद्वान भी था।
हाँ तो इसलिए विशेष आनंद आया मुझे। जी जी, सुतार साहब आपने जिस तरह से बताया और अनीशा ने जिस तरह से आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति महोदय से आपको सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो 1997 में आज ही का दिन था, 15 जुलाई का दिन, जब देश में पहली महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। माननीय प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया बनी। तो ये आज का दिन था और आज ही का दिन था जब कोलकाता, जो आज तो कोलकाता कहते हैं लेकिन कलकत्ता 1903 में पहली बार ट्राम चली थी। और ये आज ही का दिन था सुतार साहब जब पहली बार भारतीय संसद सत्र को दूरदर्शन पर दिखाया गया था। ये भी आज ही का दिन था। तो ये आज का दिन बड़ा खास दिन है। प्रणव जी, हर दिन कुछ ना कुछ खास जरूर होता है और आज के दिन के बारे में जैसा आपने बताया तो ये बहुत ही रोचक कुछ बातें थी जो आपने हमारे साथ साझा की। जी जी। सुतार साहब, आप सेवानिवृत्ति के बाद भी शोध कार्यों से और शिक्षण कार्य से जुड़े हुए रहे। तो सेवानिवृत्ति के बाद मेरी इच्छा हुई कि सेवानिवृत्त अध्यापकों को पढ़ाने का अवसर मिलता है और मुझे क्योंकि 15 साल शोध प्रकोष्ठ में लगा दिया तो मैं तो मुनि बन गया, पढ़ाना बंद हो गया। कक्षा में रोज बोलता था। मैंने मुनि की तरह भी जीना जानता हूँ और एक वक्ता के रूप में भी। वहाँ जो प्रतिदिन पाना बोलता था एकदम मैं मौन हो गया। वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था। चपरासी कभी कभी होता था, वो भी नहीं होता था। और मैंने प्योन डायरी लेकर भी विश्वविद्यालय गया हूँ और मैंने एक मित्र को कहा कि भाई मुझे तो चपरासी का काम भी करना पड़ता है कि सुतार साहब ये अमेरिकन पैटर्न है। मैंने कहा अमेरिकन पैटर्न है, जब विश्व की महाशक्ति का पैटर्न है कि सब काम करना, तो मुझे बहुत खुशी है। तो हाँ, तो आपने क्या पूछा था वो? जी, आप सेवानिवृत्ति के बाद भी इन कार्यों से सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने सोचा भी मैं भी, अब मुझे 15 साल अध्यापन नहीं मिला तो थोड़ी मेरी इच्छा हुई कि वापस पढ़ाऊं। तो मुझे 2010 में जुलाई में मुझे कार्य दे दिया पढ़ाने का। मैंने 10 में जुलाई 1 सितंबर पढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा रुग्ण हुआ कि 7 साल से वापस ठीक हुआ तो मेरा अध्यापन छूट गया। लेकिन उसके बाद में मैंने अपना उस समय से सेवानिवृत्त होने के बाद में ही तत्काल बाद में लेखन कार्य चालू रखा और मैंने कहा पीएचडी के लिए गाइड बन सकता था, लेकिन मैं कुछ आलस्य में नहीं बन पाया और कुछ मैं बनना भी नहीं चाहता था। मैंने कहा गाइड बन गया तो उनको पीएचडी लिखवानी पड़ेगी और मेरा ग्रंथ नहीं लिख पाऊंगा, पहले ही समय मेरा चला गया है। अब मैं आज जोड़ता हूँ, अब मैं ये लिखाना नहीं, क्योंकि विद्यार्थी आज का लिख नहीं सकता, एक शब्द भी नहीं लिख सकता। जो विषय मैं दे दिए उन पर विद्यार्थी एक शब्द भी नहीं लिख सका और मुझे क्या करना पड़ा वो आप कल्पना कर सकते हैं। जी, जी, जी। इस बार इसलिए मैं 9 बार पीएचडी हूँ। एक बार औपचारिक रूप से डिग्री और 8 बार बिना डिग्री के। सुतार साहब, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जितना गूढ़ ज्ञान आपने अपने अंदर समा लिया है उसको हम सुनते जाएं और जो ज्ञान से हम वंचित रह गए उसको ग्रहण करते जाएं। लेकिन समय की थोड़ी सी वो तो विद्यार्थियों को श्रेय है कि वो कुछ नहीं लिख गए तो मुझे 8 बार और पीएचडी दिला दी। हाँ, एक आश्चर्य की बताऊं, एक विद्यार्थी ऐसा भी आया, उसने कहा गुरुजी मैं तो साहित्य का विषय लूंगा। मैं कोई साहित्य की तो मैं एबीसीडी नहीं जानता और पीएचडी तो मैं करा ही नहीं सकता क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं। 15 साल पढ़ाए बिना कोई आदमी किसी विषय में पीएचडी योग्य नहीं, कराने योग्य नहीं होता। उसने अजितोदय महाकाव्य जोधपुर के अजीत सिंह का कोई ठीका भी नहीं, कुछ भी नहीं कि गुरुजी मैं तुम कर लेगा। मैं जा, वो उत्तराखंड का था, बस उसने लिखा है कि संस्कृत उत्तराखंड से आई है, हिमाचल से आई है। जी जी, संस्कृत काशी से नहीं आई है, काशी तो गई है, आई उत्तराखंड से। वो उत्तराखंड का विद्यार्थी इंटेलिजेंट था। तो सुतार साहब, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, अब समय बहुत कम रह गया है। चलते चलते ये जो विद्यार्थी है, जो आज का युवा है, इसको आप संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं तो गीता के अनुसार संदेश दूंगा, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उपदेश के व्याज से पूरे विश्व को, मानव मात्र को, और उसमें विद्यार्थी भी आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहला उपदेश तो ये देता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोऽस्ति कर्म। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक मानव मात्र को कि तुम कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म, मैंने कभी भी नहीं सोचा राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा और मैं 8 बार करता गया तो कभी एक बार तो मुझे जो मेरा फॉर्म भेजते उन्होंने कहा सुतार साहब आपको मिलता क्यों नहीं है? मैं बार बार आपका फॉर्म भेजता हूँ। मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैं तो मेरे आत्मविश्वास एक दिन मिलेगा। तो इसलिए कर्म में ही अधिकार है, नहीं तो दुखी होगे। और माँ फले, और फलों की चिंता करोगे तो कर्म में एक्सेलेंस नहीं आएगी, कौशल नहीं आएगा और फल की प्रति। और कर्म के हेतु बनो, मैंने किया ये भी अच्छी बात, ये अहंकार नहीं। और फिर ऐसा करो कि फल नहीं मिला तो अपन तो अकर्मण्य होकर बैठ जाओ, ये भी नहीं। इसलिए यदि ये चतुसूत्री, दिस क्वाड्रुपल फॉर्मूला इज अडॉप्टेड बाय
ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ही विल बी सक्सेसफुल। जी जी। दूसरी बात यह है कि आज डिप्रेशन और आत्महत्याएं ये हो रही है। हाँ, हाँ। तो विद्यार्थियों को मैं यही कहता हूँ कि जब भी डिप्रेशन आवे और आत्महत्या करने की इच्छा हो जी। तो फिर उस समय गीता के इस वाक्य को याद रखो, जी। नात्मानम अवसादयेत्, आत्मा को कभी अवसादग्रस्त मत करो। वाह, वाह, डोंट गेट जो है डिप्रेशन। कितनी उत्तम बात आपने कही है। और निशा जी, आज गणेशी लाल सुधार साहब को सुनते सुनते बहुत सारी बातें जानने का अवसर मिला है। और ये भी मुझे सीखने जब निराशा होती है जी। तो एकदम नात्मानो अवसादयेत्, जी जी जी। मुझे कठोपनिषद के शब्द याद जाता जी। है, न तर्पणीय न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। ये जितना आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं इन विद्यार्थियों को सुधार यही शिक्षा देता हूं। सुधार साहब, अब समय हो चुका है। हम आपके शब्दों को तो सुनना चाहते हैं, लेकिन अब समय का थोड़ा सा पाबंदी है, तो हम आपसे आज्ञा मैं चाहेंगे। हृदय से कृतज्ञ हूँ जी। ये जीवन का पहला अवसर है जी। और ये भव्य भी है, दिव्य भी है। जी जी जी। तो मैं दिव्यता आपके जीवन में रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। अलबेलो राजस्थान में आप आए, आपके आगमन के लिए बहुत बहुत आपका आभार, हृदय मैं से आभार। दूरदर्शन का हृदय से कृतज्ञ हूँ जी। जो मुझे ऐसा अवसर दिया। जी जी। और अलबेलो राइस, हाँ जी। आज के इस कार्यक्रम में हमने सीखा कि कर्म करते जाइए और फल की चिंता बिल्कुल आप बिल्कुल। छोड़ सब मिला मुझे दीजिए। तो। जी हाँ। अब ये जो मिल गया, जी। ये जो प्राप्त हुआ है, जी हाँ। ये मुझे तो कोई सपने में ही नहीं सोचा। जी सुधार साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जी, अब अलबेलो राजस्थान से आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को। और अनीशा सिंह को। बारिश के मौसम में ध्यान रखिएगा, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी। तो,